नमस्कार बच्चों। और बताएं क्या कैसे है तबीयत, क्या हाल चाल है। तो पहला लेक्चर आपने स्थिर विद्युत के बारे में देखा और उसी का दूसरा लेक्चर यानी स्थिर विद्युत। तो उसमें आवेश के बारे में आपने पढ़ा, आवेश से जुड़े क्वेश्चंस क्या है वो आपने देखा। अब आप ये देखें कि आवेश आपके लिए करता क्या है। पूरी 12th की फिजिक्स आवेश की ही कहानी है, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। आप उन्हीं को 3 शब्दों में देखना है और ये 2016 नीट का क्वेश्चन भी है और अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे स्थिर अवस्था में अगर आवेश है तो कोई भी आवेशित कण हो या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक। अब इसकी दो ही अवस्थाएं हैं, या तो ये स्थिर अवस्था में होगा और या तो गत की अवस्था में होगा। अगर ये स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत प्रभाव को जन्म देता है। जैसे 11th में आपने पढ़ा द्रव्यमान केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को जन्म देता है, तो उसी की 2 कॉपी है पूरी 12th की फिजिक्स, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। ये जन्म कौन देता है? तो जब आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत प्रभाव को जन्म देता है। इसी का नाम आपका पहला और दूसरा चैप्टर जिसे आप कहते हो स्थिर विद्युत। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आवेश स्थिर अवस्था में नहीं होगा, विराम की अवस्था में नहीं होगा, तो गति की अवस्था में होगा। अब गति कर रहा है तो गति दो प्रकार की आपने पढ़ा 11th में यांत्रिकी में, या तो समान गति होगी और या तो असमान गति होगी। समान गति का मतलब है कि उसका वेग नियत है लेकिन त्वरण शून्य है, त्वरण नहीं है, तो ऐसी गति को समान गति कहेंगे। अब समान गति करता हुआ आवेश विद्युत प्रभाव, जो तीसरा चैप्टर है आपका, एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों को उत्पन्न करता है, लेकिन किसी तरह की ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है, फैन चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नियत वेग से चल रहा है, अब लाइट मिल रही, सारी चीजें हो रही, लेकिन आवेश किसी तरह की ऊर्जा का विकिरण नहीं चल रहा, वो केवल तार के अंदर चल रहा है, तो ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। यदि समान वेग से गतिशील आवेश है तो ये आपका 3rd चैप्टर 4th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहां लिखा हुआ, यहां तक कि अर्धचालक भौतिकी भी समान गति से आवेशित कण की कहानी है। ठीक है। अब अगर ये त्वरण शून्य नहीं होगा तो असमान गति कहलाएगी, वेग नियत नहीं होगा और त्वरण शून्य नहीं होगा। तो असमान वेग से यानी त्वरित या बंधित चलता हुआ आवेश विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण करता है, जिसे आप विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हो। पूरी 12th की दूसरी किताब है ही विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे ये एक्सरे हो, चाहे वो गामा रे हो, या चैप्टर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये केवल और केवल त्वरित आवेश ही उत्पन्न कर सकता है। इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आज आप टीवी चलाते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, रडार चलता है, नेट सर्फिंग करते हो, और दूसरा कोई तरीका नहीं जिससे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जा सके। केवल और केवल त्वरित आवेश ही उत्पन्न कर सकता है अब तक के विज्ञान में।
नेक्स्ट यहाँ पे आपके बोर्ड और सभी तरह से एग्जाम्पल, यानी जब आप ये बात समझ में आ गई कि 12th की पूरी फिजिक्स आवेशित कणों के बारे में ही है, तो आवेश के गुण क्या क्या हैं, आवेश किन भौतिक गुणों का पालन करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आवेश के गुण, यानी अभिलाक्षणिक गुण या केवल गुण कहें आप, तो पहले मैं सभी गुणों का नाम यहां पे लिख देता हूं। आवेश को किसी कण में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। अर्थात चार्ज एडिटिव है। किसी वस्तु पर जो आवेश का मान है उसमें आवेश दिया जा सकता है या उससे आवेश निकाला जा सकता है। ये गणितीय संदर्भ में है जहां बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी किसी कण पर आवेश है तो उसके आवेश को बढ़ाया जा सकता है या आवेश को घटाया जा सकता है एक्स्ट्रा आवेश देके या लेके। अब दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश केवल पदार्थ के स्थिर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सापेक्षिक द्रव्यमान पर नहीं, अर्थात आवेश का मान कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। तीसरा गुण है आवेश का, आवेश संरक्षित है। चौथा गुण है आवेश का क्षय होता है। आवेश का मान असतत है। यह मूल आवेश के
मान का प्राकृतिक गुणक होता है। छठवां आवेश की बात अगर की जाए, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है। असमान आवेश के बीच असमान प्रकृति के आवेश आकर्षण का बल अनुभव होता है। अब ये यहां इसलिए लिखे गए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है। आप बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आवेश के कोई भी 5 गुण लिखो या आवेश के कोई भी 4 गुण लिखो, तो केवल गुण लिखना है, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। अब अगला कदम इन सभी गुणों की व्याख्या करना है। इसमें दूसरे गुण को देखें कि आवेश केवल पदार्थ के स्थिर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो एक बार सभी नजरें डालें और एक एक की व्याख्या देखते हैं। आवेश जो दूसरा गुण लिखा गया है, इसका मान केवल स्थिर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था में द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवेश का मान केवल स्थिर अवस्था में द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता। अब इन बातों को समझने के लिए आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत वो आपके सामने लाना होगा। तो आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत तो आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कार्य ऊर्जा शक्ति
11th में भी उतना ही मायने रखता है। अब वही 12th की फिजिक्स में, तो आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, यानी यहां लिख दिया जाए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण का द्रव्यमान कण का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। किसी दिए गए वेग पर कण का द्रव्यमान सापेक्षिक द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात जिसे सापेक्षिक द्रव्यमान कहते हैं। ये कहते हैं अब मान लो ये कोई कण है और ये स्थिर अवस्था में है, इसका द्रव्यमान m0। अब यही कण v वेग से चलना शुरू कर दे तो गति की अवस्था में द्रव्यमान क्या कहलाता है? सापेक्षिक द्रव्यमान। इस समय इसके द्रव्यमान को mr से लिखा जाए तो क्या ये दोनों द्रव्यमान बराबर होंगे? आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? यानी किसी भी कण का सापेक्षिक द्रव्यमान बराबर होता है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, जहां v कण का वेग है और c प्रकाश का वेग है। और ये संबंध भी आपका प्रश्न है, ये सापेक्षिक द्रव्यमान है और ये स्थिर अवस्था में द्रव्यमान है, तो जब वेग बढ़ाओगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो इसका कंक्लूजन लिखा जाए, वेग बढ़ाने से कण का द्रव्यमान बढ़ता है। अब इसी संदर्भ में जैसे कहा जाए, प्रकाश जिसकी छाव में आप लोग रहते हो, प्रकाश किन कणों से मिलकर के बना हुआ है? तो प्रकाश फोटॉन से मिलकर बना हुआ है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बोलो, फोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? स्थिर अवस्था में कितना होता है और जब वो प्रकाश के वेग से चलना शुरू कर देता है तो कितना द्रव्यमान होता है? तो कण है फोटॉन। कण कौन सा है? फोटॉन। अब स्थिर अवस्था में इसका द्रव्यमान कितना है? 0। यानी फोटॉन का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान 0 है और इसीलिए इसको आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि आपने लिखा है आवेश का मान केवल स्थिर अवस्था में द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जिस कण का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान 0 हो जाए उसको आवेशित किया ही नहीं जा सकता।
यानी न उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, न इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। लेकिन जब ये गतिशील होता है प्रकाश के वेग से, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस समय इसका द्रव्यमान अनंत होता है। तो फोटॉन के पास केवल सापेक्षिक द्रव्यमान है और ये अनंत है। इसका स्थिर अवस्था में द्रव्यमान कितना होता है? 0। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा जाए कि कोई आवेशित कण जिस पर आवेश q कूलम, दस पर घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हवा में गतिशील है, यदि कण के वेग को पांच गुना बढ़ा दिया जाता है, यानी कण के वेग को 5 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो कण पर अब आवेश का मान क्या होगा? और आपके ऑप्शन है Q कूलम ही रहेगा। अब वेग को 5 गुना बढ़ा दिया तो आवेश 5 गुना कम हो जाएगा, ये सही होगा, या 5 गुना बढ़ जाएगा 5Q हो जाएगा, और या कोई अन्य चीज कहना चाहते हो, इनमें से कोई नहीं। क्या चुनना चाहो? अब ये आवेश के गुण से संबंधित प्रश्न है। अगर आपको मालूम है कि वेग को 5 गुना बढ़ाया, तो आपने लिखा हुआ है कि आवेश, किसी कण पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अब फोटॉन ही था, रेस में उसका मास m था, तो जब प्रकाश के वेग से चलना शुरू किया तो m 0 हो गया। द्रव्यमान तो बदला, लेकिन जब द्रव्यमान 0 था तो उसको आवेशित किया नहीं जा सकता, तो स्थिर अवस्था में भी वो उदासीन था, और जब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना शुरू किया तब भी आवेश का मान 0 ही है, यानी फोटॉन उदासीन कण है। इस पर परिणामी आवेश का मान क्या होता है? 0। तो वेग बदलने से आवेश के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन, और ये आपके प्रश्न का उत्तर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता।
क्या ये बात समझ में आई? अब एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए इस गुण को समझने के लिए कि अगर ये कहा जाए Q आवेश एवं M द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है। आवेश Q आवेश M द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है, यानी कण का वेग बढ़ाया जाता है। तो यदि कण का वेग बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान m डैश और आवेश q डैश हो जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला m डैश इक्वल टू m, q डैश इक्वल टू q। दूसरा m डैश ग्रेटर देन m, q डैश इक्वल टू q। तीसरा ऑप्शन m डैश स्मॉलर देन m, q डैश स्मॉलर देन q। फोर्थ ऑप्शन m डैश ग्रेटर देन m, q डैश ग्रेटर देन q। तो देखें क्वेश्चन और आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचो जरा। क्या पहला ऑप्शन सही होगा? कण था, उसका आवेश q था, द्रव्यमान m था और v वेग से चल रहा था। अब इसके वेग को बढ़ा देते हो, 2 गुना कर देते हो, 3 गुना कर देते हो, 4 गुना कर देते हो, तो वेग बढ़ाने पर इसका द्रव्यमान m डैश और आवेश q डैश हो जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो गुण को ध्यान में रखना, यानी वेग पर कण का वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान तो बढ़ेगा, लेकिन वेग के ऊपर आवेश का मान निर्भर नहीं करता, यानी आवेश अपरिवर्तित रहेगा। वही क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा, यही सापेक्षिक द्रव्यमान है दिए गए वेग पर कण का द्रव्यमान। तो करेक्ट ऑप्शन m डैश है। तो m डैश ग्रेटर देन m होगा और q डैश बराबर होगा q कूलम के। बाकी सभी गलत है, ये आवेश के गुण के ऊपर निर्भर प्रश्न है, जो बोर्ड के हिसाब से सीधे शब्दों में पूछा जा सकता है। अब जो बोर्ड का क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करो और कम से कम समय में करने की आदत डालो। फिर तीसरा गुण लिखा आपने
आवेश संरक्षित है। अर्थात आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो बताएं, 11 में आपने पढ़ा संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो आप बताएं ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या? कार्य ऊर्जा शक्ति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा। और पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कौन कौन से भौतिक राशियां हैं जो संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। तो पूरे भौतिक विज्ञान में 4 ही भौतिक राशियां हैं, रेखीय संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग और ये आवेश, जो संरक्षण के मूलभूत नियमों का पालन करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इस ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब यही बात हम आवेश के लिए करें कि आप किसी भी कण पर आवेश का मान जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो गुण आपने पीछे देखा। अब संरक्षण के नियम की बात की जाए तो आवेश का मान संरक्षित है। इसका तात्पर्य क्या है? आवेश का न ही विनाश किया जा सकता है, न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेश का न ही विनाश किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आवेश के संरक्षण का नियम है। न ही आवेश का विनाश किया जा सकता है, न ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि यह बहुरूपिया है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो याद करें, अब इसी बात को दूसरे आशय में कहना, दूसरे संदर्भ में कहना कि रूप कौन बदलता है। पहले आप छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए, कल बुढ़े हो जाओगे, आपका रूप बदल रहा है। उसी तरह आवेश के रूप की बात की जाए तो आवेश का रूप तभी बदलता है जब भौतिक घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक घटनाएं होती हैं। आप भी कहीं जा रहे हो, हाथ पे तभी टूटेगा जब कहीं एक्सीडेंट होगा। तो आपके लिए एक्सीडेंट है, लेकिन वो है क्या? फिजिक्स के लिए क्या? भौतिक दुर्घटना है या घटना। यदि कोई घटना ना हो तो उस निकाय को क्या कहा जाएगा? विलगित निकाय।
अब मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं, किसी भी विलगित निकाय पर या कण पर आवेश का मान नियत रहता है। किसी भी विलगित का मतलब है जो दुनिया से अलग थलग हो, निकाय या कण पर आवेश का मान संरक्षित होता है। आवेश का मान नियत रहता है। आप बताओ क्यों नियत रहता है? फॉर्म क्यों नहीं बदलता? क्योंकि कोई भौतिक घटना नहीं हो रही है, और जब भौतिक घटना नहीं होगी और साथ ही साथ आप ये जानते हैं न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसे मारा जा सकता है, तो दुनिया से अलग थलग है ना। लेकिन आवेश तो अजर और अमर है, न ही कोई इसका विनाश कर सकता है, न ही कोई उसे उत्पन्न कर सकता। अतः कण पर आवेश का मान क्या रहेगा? नियत। तो ये तब है जब आवेश विलगित अवस्था में है। अब अगर विलगित अवस्था में नहीं है तो दुनिया के साथ मिलजुल रहा, यानी भौतिक घटनाएं हो रही हैं। तो किसी भी भौतिक घटना के पहले आवेश का बीज गणितीय योग भौतिक घटना के बाद बीज गणितीय योग के बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों चीज को तीसरे संदर्भ में लिखें। किसी भी भौतिक घटना से पहले आवेश का बीज गणितीय योग घटना के बाद बीज गणितीय योग के बराबर है। बराबर होता है। अब मान लो ये कण है, इस पर आवेश Q1, ये दूसरा कण है, इस पर आवेश Q2 है। तो जो घटना घट रही है उससे पहले आवेश का बीज गणितीय योग और घटना के बाद इनका रूप बदल गया, तो ये हो गया Q1 डैश, और इस पर आवेश का मान क्या हो गया? Q2 डैश। अब रूप तो बदल गया, लेकिन ये अजर और अमर हैं, संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, इसलिए Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब कोरिलेशन साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो 11th में पढ़ा, तो यदि न्यूटन के गति के नियम में आपने पढ़ा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में क्या पढ़ा आपने? P1 प्लस P2 बराबर P1 डैश प्लस P2 डैश। क्या कुछ फर्क है? इसलिए एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, कोलिजन टक्कर आप पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन वही यहां भी मिलेगा।
और बोर्ड का रिपीटेड प्रश्न है और सभी क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट का काम करता है, इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए और नहीं भूलना चाहिए। अब वर्क पावर एनर्जी में ऊर्जा संरक्षण, तो E1 प्लस E2 बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश। घूर्णन गति में कोणीय संवेग संरक्षण, तो L1 प्लस L2 बराबर L1 डैश प्लस L2 डैश। तो कहने के लिए अलग अलग चैप्टर है ना, पर ध्यान से समझोगे सभी एक ही तरह के कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। ठीक है, तो देखें, सुने, समझें, सब्सक्राइब कर लें और जो उसमें कमेंट बॉक्स में सब्सक्रिप्शन के बाद कमेंट करें। कमेंट में जहां आपको प्रॉब्लम लगती है वो हमारे सामने लाएं, निश्चित रूप से हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।